अल्हम्दुलिल्लाह लकी होटल के न्यू ब्रांच का बहादुरपुरे पर बड़ा ही अजीम शान इनॉग्रेशन अमल में आ चुका है। बैरिस्टर अली जनाब असदुद्दीन साहब के दस्ते मुबारक से। जी हां, शहर हैदराबाद का जाना माना नाम लकी होटल। एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। खाइए डिलीशियस चिकन बिरयानी सिर्फ 100 रुपए सिंगल, और बासमती राइस का बेहतरीन बगारा खाना और चिकन खौरमा पाइए सिर्फ 60 रुपए, और ताजा दम ईरानी चाय नोश फरमाइए। ढेर सारी वेराइटीज के फास्ट फूड डिशेस बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर। जी हाँ, लकी ग्रुप्स ऑफ होटल एंड लकी रियल एस्टेट प्रोपराइटर जनाब सैयद ख्वाजा पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 जनूबी रियासतों के दौरे के तहत कल हफ्ते को हैदराबाद और रामागुंडम का दौरा करेंगे। बाएं बाजू की पार्टियों, नेशनल ट्रेड यूनियंस और सिंगरेनी के मुलाजमीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल हफ्ते को रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के दौरे को ब्लॉक करने का फैसला किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि तलाशी की कार्रवाइयां FEMA की खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक सबूत जमा करने और तहकीकात के लिए की गई। अरकान असम्बली को खरीदे जाने के मामले की तहकीकात कर रही खुसूसी टीम ने आज दूसरे दिन भी 3 मुल्जिमीन से पूछताछ का सिलसिला जारी रखा। बाएं बाजू की पार्टियों, नेशनल ट्रेड यूनियन और सिंगरेनी के मुलाजमीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल हफ्ते को रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के दौरे को ब्लॉक करने का फैसला किया है। इन तंजीमों ने सिंगरेनी कोयले की कान को खांगियाने और मरकज़ की मुखालिफ मुलाजमीन पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतजाज ये फैसला किया है। बाएं बाजू की तलबा यूनियन AISF ने मोदी की जानिब से तालीमी शोबे के मसाइल को हल करने में लापरवाही और मरकज़ की जानिब से रियासत के लिए मरकज़ी इदारों को मंजूरी न दिए जाने के ख़िलाफ़ ज़िले करीमनगर में तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा करीमनगर के मुख्तलिफ़ मकामात पर भी एहतजाज किया जाएगा। AITUC के कारकुन ने एहतजाज करते हुए आज कमान चौक के मुकाम पर मोदी का पुतला नज़रातश किया। दूसरी जानिब BJP लीडर्स ने जो PM के अवामी जलसों में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं, सोशल मीडिया पर पैगामात फैला रहे हैं, जिनमें किसानों, ज़राई मजदूरों, नौजवानों और ख़वातीनों के अलावा BJP के कारकुनों से मज़कूरा जलसे में शिरकत के लिए कहा जा रहा है, जो NTPC स्टेडियम में मुनाकिद होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 4 जनूबी रियासतों के दौरे के तहत कल हफ्ते को हैदराबाद और रामागुंडम का दौरा करेंगे। वो रामागुंडम के RFCL भारत यूरिया प्लांट को कौम के नाम करने के अलावा भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली नए रेलवे लाइन का इफ्तिताह करेंगे। मोदी शाम में रामागुंडम में किसानों से खिताब करेंगे। रियासती अहदेदारों की जानिब से मोदी के दौरे के ज़िमन में ठोस सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि मोदी के दौरे के ताल्लुक से आज दोपहर हैदराबाद और रामागुंडम में फ़ाइनल रिहर्सल भी की गई। PM ने साल 2016 में RFCL गैस से मुतालिक यूरिया प्लांट का संग बुनियाद रखा था। इस प्लांट के ज़रिए सालाना 12.7 लाख मैट्रिक टन खाद तैयार की जाएगी, जिससे रियासत के किसानों की ज़रूरियात की तकमील होगी। इसके अलावा इस खाद से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के किसानों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म नौ तामीर शुदा रेलवे लाइन भद्राचलम रोड सत्तुपल्ली का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसे तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इसके अलावा मोदी मैदक सिद्दीपेट एलकाथुर्ती सेक्शन, बोधन बासर भैंसा सेक्शन और सुरांशा तमहाजोपुर सेक्शन के अलावा 2200 करोड़ रुपये की लागत से जायद मुख्तलिफ रोड प्रोजेक्ट्स का भी संग बुनियाद रखेंगे। इसी दौरान हैदराबाद पुलिस ने दोपहर से मुख्तलिफ ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं, जो बेगमपेट एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर नाफिज रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि निहायत खुसूसी अफराद की आमद के पेश नज़र मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें खराज पेश किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि वह मौलाना आज़ाद के दानिशमंदाना नेचर और बेपनाह सलाहियतों के ज़बरदस्त गिरविदा हैं। मोदी के मुताबिक मौलाना आज़ाद तहरीक आज़ादी में हमेशा आगे रहेंगे। मौलाना आज़ाद ने दीगर सरकर्दा शख्सियतों के साथ मिलकर काम किया और तालीमी के ताल्लुक़ से काफ़ी जोश व जज्बा रखते थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आचार्य कृपालनी को भी उनके यौम पैदाइश पर खराज पेश करेंगे। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वो हमारे मुजाहिद आज़ादी का भरपूर एहतराम करते हैं। इनके मुताबिक आचार्य ने बहैसियत रुकन पार्लियामेंट अपना एक बड़ा असर छोड़ा है। हल्का असम्बली दुब्बाक में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि पार्टी के मंडल सदर राय कृष्णा टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कृष्णा ने जो दुब्बाक के एमएलए रघुनंदन राव से काफ़ी करीब थे, वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और मेदक के एमपी प्रभाकर रेड्डी की मौजूदगी में आज हैदराबाद में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। దుబ్బాక మండల పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మరియు భారతీయ జనతా పార్టీకి రాజీనామా చేస్తూ మన తెలంగాణ సాధించుకొని కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలకు ఆకర్షితులై ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. గతంలో దుబ్బాకకు ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యేను గెలిపిస్తే చాలా బాగు చేస్తారని చెప్పేసి నమ్మి మోసపోయినాం. దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో ఉన్న యువకులారా, మీరందరూ కూడా మన నియోజకవర్గాన్ని బాగు చేసుకోవడానికి మీరందరూ కూడా పునరాలోచించి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరి మన నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపించుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మీకు సూచనలు ఇస్తున్నాను. ఆయన మాటలకే తప్ప చేతలకు పనికిరాడని చెప్పేసి ఈ 2 సంవత్సరాల్లో తేలిపోయింది. మీరు ఈ 2 సంవత్సరాల్లో చేసిన అభివృద్ధి ఏందో ఒక్కసారి బహిరంగ చర్చకు వస్తారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. कॉलेजिएट एजुकेशन के कमिश्नरेट ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारों को हिदायत दी है कि नौ तामीरशुदा हॉस्टल की इमारत में अंडर ग्रेजुएट की तालिबात को 50% और पोस्ट ग्रेजुएट तालिबात को 50% जगह फ्राहम की जाए। इस सिलसिले में कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन नवीन मित्तल की जानिब से आज एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें निज़ाम कॉलेज के प्रिंसिपल को हिदायत दी गई है कि इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। पिछले चंद दिन से कॉलेज की यूजी तालिबात एहतजाज कर रही थी और मुतालबा कर रही थी कि नए हॉस्टल में इन्हें भी जगह फ्राहम की जाए, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारों ने इस हॉस्टल को सिर्फ कॉलेज की पीजी तालिबात को देने का फ़ैसला किया था। యూజీ విద్యార్థులకు హాస్టల్ వెంటనే వస్తావా ఇక్కడికి। अरकान असम्बली को ख़रीदे जाने के मामले की तहकीक़ात कर रही खुसूसी टीम ने आज दूसरे दिन भी तीनों मुल्ज़िमीन से पूछताछ का सिलसिला जारी रखा। पुलिस ने मुल्ज़िमीन को चंचलगुड़ा जेल से अपनी तहवील में लिया और इन्हें फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी से ले जाया गया। वादे रहे कि तहकीक़ाती टीम मुल्ज़िमीन का ऑडियो रिकॉर्ड करेगी ताकि इनके खिलाफ ठोस सबूत तैयार किया जा सके। पुलिस की जानिब से पहले इन मुल्ज़िमीन रामचंद्र भारती, उर्फ सतीश शर्मा, समायाजी और नंद कुमार की रिकॉर्डिंग का ऑडियो और वीडियो तैयार किया जा चुका है। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज हैदराबाद में वाक़ महकमे डायरेक्टरेट एंड हेल्थ के दफ्तर में पीएचसी मॉनिटरिंग हब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि बुनियादी सतह पर सेहत की खिदमात की निगरानी और ज़िले वायर या हॉस्पिटल्स के साथ ताल्लुक़ ऐसा इनफरादी इक़दाम है जिसे रियासती हुकूमत ने उठाया है। हरीश राव के मुताबिक मॉनिटरिंग हब 887 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर सिर्फ एक सेंटर पॉइंट से नज़र रखी जा सकती है। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि एक हफ़्ते में ज़ायद 900 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 43 पीएचसी सेंटर्स के लिए 67 करोड़ रुपए की लागत से नई इमारतें तामीर की जाएंगी। 197 సబ్ సెంటర్ల మరమ్మతుకు ఒక్కొక్క దానికి 4 లక్షల రూపాయల చొప్పున 60 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశాం. 1497 సబ్ సెంటర్ల మరమ్మతుకు ఒక్కొక్క దానికి 4 లక్షల రూపాయల చొప్పున
60 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా ఏఎన్ఎం సబ్ సెంటర్స్ను బలోపేతం చేస్తున్నాం, పిహెచ్సిలను బలోపేతం చేస్తున్నాం, అదేవిధంగా పిహెచ్సి డాక్టర్లను కూడా నింపే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. వాస్తవానికి మునుగోడు ఉప ఎన్నిక వల్ల మాకు ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి అనుమతి రాలే. ఒక నెల 10 రోజులు ఆలస్యం అయిపోయింది ఎన్నిక వల్ల. మేము యాక్చువల్గా రెడీగా ఉంటిమి, మేము ఫస్ట్ వీక్లే చేద్దాం అనుకున్నాం. అంతలో నోటిఫికేషన్ వచ్చి ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. దానివల్ల మేము ఈసీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా రాశాం. అక్కడి నుంచి అనుమతి రాకపోవడం వల్ల డాక్టర్ల నియామక ప్రక్రియ దాదాపు నెల 10 రోజులు ఆలస్యం అయిపోయింది. సో నిన్నగాక మొన్ననే మా హెల్త్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఈ 969 పిహెచ్సి డాక్టర్లను నియమించేటువంటి మెరిట్ లిస్ట్ను कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुजाहिद आज़ादी व मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकारीब को सरकारी सतह पर ना मनाए जाने पर टीआरएस हुकूमत की मजम्मत की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने एक बयान में कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुजाहिदीन आज़ादी और कौमी लीडर्स का एहतराम नहीं करते। शब्बीर ने टीआरएस हुकूमत पर इस बात के लिए भी तनकीद की कि वह कौमी यौम तालीम मनाए जाने के बावजूद मौलाना आज़ाद का 134वां यौम पैदाइश मनाने में नाकाम रही। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसने गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान करीमनगर और हैदराबाद में मुख्तलिफ ग्रानाइट एजेंसियों के दफातर और रिहायशी इलाकों की तलाशी ली है, आज कहा है कि तलाशी की कार्रवाई FEMA खिलाफ वर्जियों से मुतालिक सबूत जमा करने और तहकीक़ात के लिए की गई। मरकज़ी एजेंसियों की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि मज़कूर एजेंसियों की जानिब से ग्रेनाइट को चीन, हांगकांग और दीगर ममालिक रवाना किया जा रहा था। तहकीक़ात के दौरान इस बात का पता चला कि बरामद करदा माल की मकदार इजाज़त के बरखिलाफ ज़्यादा थी। तलाशी कार्रवाई के दौरान ED की टीमों ने 1.08 करोड़ रुपये गैर महसूब रकम भी जब्त की, जिसे मुबैना तौर पर हवाले के ज़रिए हासिल किया गया। इसके अलावा कार्रवाई के दौरान गुज़िश्ता 10 बरस में रवाना करदा ग्रेनाइट की तफसीलात भी हासिल की गईं। IT और सनत के रियासती वज़ीर KT रामाराव ने आज हैदराबाद में ताइवान के तिजारती वफ़द से मुलाकात की। इस वफ़द की क़ियादत बाओशांगिर, ताइवानी नुमाइंदे बराए हिंद और रिचर्ड ली, चेयरमैन ताइवान इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने की। KTR ने इस वफ़द को तेलंगाना की सनतों के इकोसिस्टम बिशुमूल लाइफ साइंस और ICT के ताल्लुक़ से वाकिफ़ करवाया। नेज़ उन्होंने ये बात भी उजागर की कि रियासत की सनती पॉलिसी क्या है। उन्होंने वफ़द को बताया कि सरमायाकारी और SMEs के लिए हैदराबाद मौजूद मुकाम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तक़सीम हिंद के मौके पर पेशन गोई की थी कि इससे सबसे ज़्यादा परेशानी मुसलमानों को होगी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़िदा कौमी यौम तालीम तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौमी यकजहती के लंबरदार थे। उन्होंने कहा था कि इन्हें दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ मिल जाए या दौलत मिल जाए तो इसे ठुकरा कर सबसे ज़्यादा अजीज़ रखूँगा तो वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को अहमियत दूँगा। आज हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। जिस तरह निज़ाम सरकार उस्मान अली ख़ान हिंदू मुस्लिम को अपनी 2 आँखें बताते थे, वो भी इसी तरह हिंदू और मुसलमान को अपनी 2 आँखें बताते हैं। महमूद अली ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनका हिंदुस्तान में आना हमारे लिए बास फ़ख्र है। मौलाना हिंदुस्तान की तकसीम को लेकर बहुत फ़िक्रमंद थे और उन्होंने कहा था कि मुल्क तकसीम होगा तो सबसे ज़्यादा परेशानी मुसलमानों को होगी। मैं किताब में देखा हूँ कि बचपन में बहुत छोटे थे जब, तो अपने भाइयों बहनों को बिठाकर वो बाज़ाब्ता तकरीर करते थे डाइस पर बैठकर और कहते थे कि तुम 3-4 नहीं बल्कि मेरे सामने 1000 लोग हैं। तो वो उनका जो पैदाइश जो मक्के में पैदा हुए और उनका जो हिंदुस्तान में आना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। वो हिंदुस्तान में जो तहरीक थी कांग्रेस की, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया। उनके तकारीर में सुनता हूँ आज के नहीं 1946 के 47 के वो तकरीर में हमेशा हिंदुस्तान की तकसीम के बड़े मुखालिफ थे। आज हम जो तकलीफ उठा रहे हैं उसी वजह से उठा रहे हैं। वो आज नहीं, उस वक्त पेशेंगोई कर चुके थे। हिंदुस्तान तकसीम होने से पहले उन्होंने पेशेंगोई की थी कि अगर हिंदुस्तान तकसीम होगा तो सबसे ज़्यादा परेशानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को होगी। उस वक्त लोग उस बात को दूरअंदेशी को नहीं समझे। तकसीम होने के बाद आप देखते हैं ना, हम
पाकिस्तान से ताल्लुकात रख सकते ना पाकिस्तान वाले हमसे ताल्लुकात रख सकते। और आज़ादी की तहरीक में सबसे ज्यादा अगर कोई शरीक रहे तो मुसलमान थे। देख गेटवे ऑफ इंडिया पे जो नाम तहरीर है 70% तो हमारे उलमा के, हमारे शुक्र साहब आए उर्दू अकेडमी के साबिका सेक्रेटरी हैं और बहुत मुसलमानों की बड़ी खिदमत जबान के तारुफ से करने वाले शुक्र साहब हैं। और खासतौर से मैं एक बात बताता हूँ, साहब ने ऐलान किया कि तेलंगाना में जो उर्दू जानने वाले लोग हैं इस मरतबा 92,000 एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए और ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में जो एग्जाम्स लिखने वाले लोग हैं पहली मरतबा हिंदुस्तान में हमारे पास हमारे सीएम साहब ने उर्दू जानने वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि बहुत से हमारे मुस्लिम भाई दीनी मदरसों से तालीम हासिल किए और वो उर्दू अच्छी तरह जानते हैं। तो उनके लिए सीएम साहब ने मौका अता किया कि इस मरतबा मुलाजिमतों में उर्दू में भी एग्जाम लिखा जाए, क्वेश्चन भी उर्दू में होना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए। तो उसमें शुक्र साहब ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। जितने तेलुगु के और इंग्लिश के बुक्स थे उसका ट्रांसलेशन उर्दू में करना था। उमर जहरी साहब थे, हमारे शुक्र साहब थे, हमारे सेक्रेटरी नदीम साहब थे। हमारे ज्यादा रोल अदा करने वाले हमारे शुक्र साहब है, बहुत जाके उर्दू में हमारे दो जो उर्दू ऑफिसर थे, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे सामने हमारे आरिफुद्दीन साहब ने जो इश्यूज रखे यकीनन उस पर हम जरूर अमल करेंगे। मगर सीएम साहब ने क्या कहा था, तेलंगाना बनने के बाद खासतौर से जो हमारे कमिश्नर है तो उनके पास कोई भी उर्दू में लेटर आया तो कोई पढ़ने वाला नहीं था। अब आजकल मुलाजिमत इतने कम हो चुके हैं कि उर्दू मुलाजिमों कहीं नजम भी नहीं आ रहे। तो सीएम साहब ने 66 उर्दू ऑफिसर का अपॉइंट किया था। वो ऑफिसर का ये था कि तमाम ज्ञानवापी मस्जिद मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना शोलिंग की हिफाजत का अबूरी फैसला आइंदा हुक्म तक जारी रखने का किया ऐलान। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जुमा के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पर समाअत हुई। अर्जी हिंदू फरीक के ज़रिए दाखिल की गई थी, क्योंकि गुज़िश्ता 17 मई को मुबैना शोलिंग, जिसे मुस्लिम फरीक फवारा करार दे रहा है, को किसी तरह का नुकसान न पहुँचाने से मुताल्लिक़ जो अबूरी हुक्म जारी किया गया था कि इसकी मुद्दत 12 नवंबर को ख़त्म हो रही है। इस ताल्लुक़ से आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि आइंदा हुक्म तक वज़ू खाना और मुतनाज़ा ढांचे के तहफ़्फ़ुज़ का अबूरी हुक्म जारी रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की बेंच ने हिंदू जमातों की तरफ से दायर दरख्वास्त पर यह हुक्म सादिर किया और कहा कि हम हिदायत देते हैं कि आइंदा अहकामात तक 17 मई का अबूरी हुक्म जारी रहेगा। काबिल ज़िक्र है कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मस्जिद के सर्वे के दौरान जिस भी ढांचे को लेकर तनाज़ा और एतराज़ है, इसको किसी तरह का नुकसान न पहुँचाया जाए। जजों की तकर्रुरी के लिए कॉलेजियम की सिफारिश पर मरकज़ के ज़रिए फ़ैसला नहीं लेने से सुप्रीम कोर्ट नाराज़। जज के तौर पर तकर्रुरी के लिए कॉलेजियम की तरफ से कुछ नाम भेजे गए थे, जिस पर अब तक मरकज़ी हुकूमत ने कोई फ़ैसला नहीं लिया है। इस अमल से सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज़ है। अदालत उज़्मा ने मरकज़ी सेक्रेटरी बराए कानून को नोटिस जारी कर इस सिलसिले में जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजियम की तरफ से नाम दोबारा भेजे जाने के बाद तकर्रुरी होनी चाहिए। हुकूमत इस तरह से नामों को रोके नहीं रह सकती। इसकी वजह से कई अच्छे लोग अपना नाम खुद ही वापस ले लेते हैं। हिंदुस्तान में ट्विटर ब्लू टिक के लिए माहाना 719 रुपये चार्ज। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने बाद ममालिक में ब्लू टिक के चार्जेस का ऐलान करने के बाद अब ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान में भी चार्जेस लागू करने का फैसला किया है। अगरचे चार्जेस पहले ही अमेरिका और बरतानिया समेत कुछ ममालिक में लागू हो चुके हैं, हिंदुस्तान में भी इसका आगाज़ कर दिए जाने की इत्तलात हैं। कुछ सारिफिन को ब्लू टिक चार्जेस के बारे में पैगामात मौसूल हो रहे हैं। हिंदुस्तान में माहाना 719 रुपये वसूल किए जाने का मंसूबा है। इस वक्त आईफोन सारिफिन को ब्लू टिक के लिए पैगामात रवाना किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में तमाम सारिफिन को रवाना किए जा सकते हैं। ईडी को क्यों बंद नहीं किया जाना चाहिए? उद्धव ठाकरे ने संजय रावत केस पर मरकजी हुकूमत पर तंज किया। शिवसेना अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे के लीडर संजय रावत जेल से रिहा होने के बाद आज मातुश्री पहुंचे। पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर संजय रावत ने कहा कि जेल में रहने वाले लोगों को कई मसाइल दरपेश हैं। अगर मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर से इनके सवालात के साथ मिलने जाता हूं तो इसमें क्या हर्ज है?
आज एक खुशी का दिन है। मैं अपने घर मातोश्री आया हूँ। मैं अपनी पार्टी और उद्धव ठाकरे का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुश्किल के वक्त मेरा साथ दिया। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि तुम हमारे हो। उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई पुलिस की तस्वीर पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज वो दिन नहीं है, कल का हुक्म मुल्क के लिए मिसाली है। रियासत और मरकज़ के लिए एजेंसियां पालतू जानवर की हैं। लोग अब सवाल उठाएंगे कि ईडी को बंद क्यों नहीं किया जाना चाहिए। संजय रावत ने कहा कि मैंने जेल में 2 किताबें लिखी, वक्त का अच्छा इस्तेमाल किया। जेल में रहते हुए मैंने अखबार में कुछ मालूमात डायरी में नोट की। अच्छी चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए। केरला सरकार ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को यूनिवर्सिटी के चांसलर ओहदे से हटाया। क़वानीन में की तब्दीली। केरला सरकार ने जुमेरात को गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को केरला कुलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के ओहदे से हटा दिया है। केरला के मौजूदा सरकार ने केरला कुलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के क़वानीन में तरमीम करके यह फैसला किया है। साथ ही अब इस ओहदे पर आर्ट्स एंड कल्चर शोबे के किसी मौजूद शख्सियत को मुकर्रर करने का फैसला किया गया। केरला हुकूमत ने कहा था कि वो नहीं चाहती है कि गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान रियासत में यूनिवर्सिटियों के टॉप ओहदे पर रहें। JNU में ज़ाती मसले पर तलबा में तसादिम, कुछ ज़ख्मी। एक एहलकार ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में जुमेरात की शाम स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप में के दरमियान नर्मदा हॉस्टल के करीब एक ज़ाती मसले पर झगड़ा हो गया। पुलिस का कहना है कि वो ज़िमन में जांच कर रही है। कुछ तलबा भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट MLCs भी मिले हैं ताकि किसी भी ग्रुप की जानिब से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई तलबा के हाथों में लाठियाँ और पत्थर लिए वीडियोस सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं। पुलिस की टीमें भी हालत पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गई और एक एहलकार का कहना है कि तमाम चीज़ें काबू में हैं। सात बजे के बाद यूपी में लगता है डर। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर प्रियंका चोपड़ा ने किया पुलिस एहलकार से सवाल। यूनिसेफ की एम्बेसडर बनकर प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में लखनऊ का दौरा किया था। प्रियंका चोपड़ा और यूनिसेफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया गया है जहां पर प्रियंका चोपड़ा ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए 7/24 कंट्रोल रूम में भी पहुंची। प्रियंका ने इस पोस्ट के ज़रिए वुमेन पावर लाइन 1090 के बारे में एक तवील नोट शेयर किया है जिसे यूपी की ख़वातीन और बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में प्रियंका चोपड़ा पुलिस ऑफिसर से पूछती नज़र आ रही हैं कि अब मुझे एक बात बताइए, यूपी जैसे शहरों में मैं भी लखनऊ में पली बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से एक डर सताए रहता है, ख़ास तौर पर शाम 7 बजे के बाद। प्रियंका का ये सवाल करते हुए पुलिस अफसरान से कहती हैं कि आइए मैं आपको डेटा शो करती हूँ। कंट्रोल रूम का दौरा करते हुए प्रियंका चोपड़ा वहाँ पर जारी काम पर नज़र डालती हैं, जिसके बाद पुलिस अफसरान से कहती है कि पुलिस नहीं है क्योंकि चाहते हैं कि लोग न्यूट्रल रहें। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन में लिखा, ख़वातीन की सिक्योरिटी और हिफाजत एक ज़रूरत है। हम मुल्क भर से ख़वातीन और लड़कियों के साथ हुई ज़्यादतियों और हरासनी की नई कहानियाँ रोज़ाना सुनते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, यूपी जैसे स्टेट में, मैं भी लखनऊ में बड़ी मतलब एक फेयर तो बहुत ज़्यादा लखनऊ का This is a call taking unit. A call taking unit is run by outsourced work. They are not police. Why they are not police? You can ask me. It's because we want कि एक बड़ा ही न्यूट्रल हो। पुलिस वाला हो सकता है बात को दबा दे। इन लोगों की ट्रेनिंग होती है, they are all certified, and then they work round the clock. लेकिन आपको लगता है कि डिजिटाइजेशन के बाद मतलब पुलिसिंग इजियर हो गई इन स्टेट लाइक यूपी स्पेशली, जहाँ पे ऑब्वियसली लड़कियां मतलब डरती थी और वायलेंस अगेंस्ट लड़कियां काफी था, बट डिजिटाइजेशन के साथ आपको लगता है कि इट्स बिकम इजियर टू बी? डेफिनेटली। देखिए प्रियंका जी, आई हैव बीन इन दिस सर्विस फॉर मोर देन 30 years। वही मैं बोल रही हूँ, मैंने ऐसी पुलिसिंग भी की है जहाँ पर कि थाने पर हम बैठ करके एक को भेजते थे, जाओ भी जा करके देख करके, और अभी ये भी देख रहे हैं। But technology alone is not the solution. Manual policing alone is not the solution. When we gel the two, this is a deadly mix. सी ऐप में हर जगह हर एरिया में एक सी ऐप चल रहा है। वहां पे जो 25-30 जो वहां के प्रबुद्ध लोग हैं वो लोग उस पर जुड़े हुए हैं। तो वी आर कनेक्टेड विद सोसाइटी इन एवरीथिंग। ऑल टेक्नोलॉजी, इट्स
अगर यहाँ से हम फोन करेंगे, पहले कंट्रोल रूम होता था, आप फोन करिए, हाँ भाई गाड़ी कहाँ पहुंची, भेज दो, ये करो, now on a click of a button the vehicle goes, and it is the timing is monitored. Due to the data, without this digitization, average response time of the state used to be 35 to 40 minutes. After digitization, after technology at 1090 and 112, this response time is just 9 minutes. Plus any victim coming, she also feels comfortable. ये उसकी अपनी जगह है जहाँ वो आकर के अपनी बात बोल सकती है, उसको कोई डर नहीं है। थाने में जाएगी तो वहां आर्ट के चाहने वालों के लिए उबेर इंडिया की पहल 12 से 18 नवंबर के दरमियान दिल्ली में होगा आर्ट्स फेस्टिवल। आर्ट्स के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। उबेर इंडिया के पहल पर इस मरतबा फिर 12 से 18 नवंबर को दिल्ली के बीकानेर हाउस में एक सालाना आर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। यह इनेकाद फर्स्ट टेक 2022 के नाम से छठी मरतबा मुनाकिद किया जा रहा है। बता दें कि इसका इनेकाद अब तक अहमदाबाद में हो रहा था, मगर इस साल दिल्ली में मुनाकिद किया जाएगा। उबेर इंडिया के इस प्रोग्राम के लिए कुल 2200 आर्ट्स अभी तक 390 शहरों से मिल चुके हैं। बता दें कि फर्स्ट टेक 2020 इस मरतबा 148 नौजवान आर्टिस्टों को मौका दे रहा है। इनका इंतखाब मौजूद फ़नकारों के एक पैनल ज्यूरी के ज़रिए साफ व शिफाफ और जमहूरी तरीके से किया गया है। इस पैनल में GR अराना, जयराम पोडवाल, मनीषा पारेख, मंजुनाथ कामत और रमेश वेदन बटला शामिल थे। 23 साला हिंदुस्तानी नज़ाद अमरीकी नबीला सैयद ने रकम की तारीख। अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में मिली जीत। अमरीका में हुए वस्त मुद्दती इंतखाबात में हिंदुस्तानी ज़ात अमरीकी खातून नबीला सैयद ने इलिनॉइस जनरल असम्बली का इलेक्शन जीत कर तारीख रकम कर दी है। नबीला इस इलेक्शन को जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खातून बन गई हैं। नबीला सैयद की उम्र अभी सिर्फ 23 साल है और इस मरतबा की अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में उन्होंने रिपब्लिकन हरीफ क्रिस जोस को हराया है। इलिनॉइस के तौर पर 91वीं ज़िले के लिए हुए स्टेट हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन में नबीला को 52.3% वोट मिले हैं। इस जीत को खुशी को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट को शेयर करते हुए नबीला सैयद ने लिखा, मेरा नाम नबीला सैयद है, मैं एक 23 साला मुस्लिम हिंदुस्तानी अमरीकी खातून हूँ। हमने अभी एक रिपब्लिकन के कब्ज़े वाले शहरी म्यूनसिपल इलेक्शन में जीत दर्ज की है। उन्होंने आगे लिखा, और जनवरी में मैं इलिनॉइस की जनरल असम्बली की सबसे कम उम्र की रुकन बनूंगी। एक ट्वीट के जवाब में नबीला सैयद ने लिखा, आने वाले कल के लिए सभी लोगों के कमेंट का शुक्रिया। हमारे पास एक भरोसेमंद टीम थी जिसने इसे मुमकिन बना दिया। अमेरिका और चीन की सर्द जंग के उरूज पर जो बाइडन और शी जिनपिंग की मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें होंगी। आइंदा हफ्ते अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान एक ऐसे वक्त में मुलाकात होने वाली है जब दो बैनुल-अक़वामी ताकतों के दरमियान ताइवान और एशिया के मामलात की वजह से सर्द जंग उरूज पर है। वाज़ेह है कि जो बाइडन के बरसर इक़्तिदार आने के बाद बतौर सदर ये इनकी शी जिनपिंग से पहली मुलाकात होगी, जिससे कबल अमेरिका ने अपने चिप टेक्नोलॉजी तक रसाई महदूद करके चीन की बरामदी मंडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिसे फ़ोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत सामान की तैयारी के लिए इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। दोनों सुपर पावर्स के दरमियान तनाव और इल्ज़ामात में इजाफे की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस खित्ते में अमरीकी इत्तेहादी, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नज़रें इस मुलाकात की तरफ होंगी जो सोमवार को G20 समिट से कबल बाली में होने जा रही है। वाज़ेह है कि जुमेरात को इस मुलाकात के बारे में बात करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि मुझे यकीन है कि हम ताइवान पर बातचीत करेंगे और मैं जानना चाहूँगा कि हम रेड लाइन्स का तयन कर सकें। इस तरह हम तय कर सकेंगे कि हम एक दूसरे के साथ तनाज़े में हैं या नहीं, और अगर हैं तो उनको कैसे हल किया जाए। ताहम जो बाइडन ने वाज़ेह किया कि वो ताइवान के मामले पर किसी किस्म की पसपाई नहीं दिखाएंगे। चीन का दावा है कि ताइवान इसके सरजमीन का हिस्सा है, जबकि जो बाइडन ने साबिक़ अमरीकी सदर के बरखिलाफ़ खुलकर ताइवान का साथ देने और चीनी हमले की सूरत में इसका दिफा करने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में अफ़गानिस्तान की हालत पर हुई बातचीत। हिंदुस्तान ने कहा, मुल्क में चाहते हैं अमन और इस्तेहकाम। अफ़गानिस्तान की हालत पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की मीटिंग में हिंदुस्तान समेत कई ममालिक ने तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान ने भी इस दौरान अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया।
हिंदुस्तान ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाना चाहते हैं। आप किसी को हिजाब पहनने या ना पहनने पर मजबूर नहीं कर सकते। अमेरिका की रियासती असम्बली के लिए मुंतखब नबीला सैयद का बयान। हिंदुस्तानी नज़ाद मुस्लिम अमरीकी खातून नबीला सैयद, जो अमेरिका में वस्त मुद्दत इंतखाबात में उलमा की जनरल असम्बली के लिए मुंतखब हुई हैं, कहा कि वो हिजाब पहनने और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र महसूस करती हैं। एक हिंदुस्तानी टीवी चैनल से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात की। नबीला ने ईरान में हिजाब के ख़िलाफ़ मुजाहरों और रियासत कर्नाटक में तालीमी इदारों में तालिबात की हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने के पस मंज़र में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मैं ये वाज़े करना चाहती हूँ कि मेरा हिजाब पहनना मेरी मर्ज़ी थी और ये मेरा फ़ैसला था। आप किसी पर मज़हब को मुसल्लत नहीं कर सकते और ना ही किसी को हिजाब पहनने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस तरह आप किसी को हिजाब ना पहनने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते। इन दोनों सूरतों में हमें नौजवान ख़वातीन को इंतखाब का हक़ देना चाहिए। 23 साला बाहिजाब नबीला अमेरिका की रियासती असम्बली के लिए मुंतखब होने वाली कम उम्र तरीन रुकन हैं। बारिश का खदशा, ICC ने वर्ल्ड कप का फाइनल नतीजा खैज़ बनाने के लिए क़वानीन बदल दिए। ICC की इवेंट टेक्निकल कमेटी ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल नतीजा खैज़ बनाने के लिए क़वानीन में तब्दीली कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार के रोज़ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ताहम महकमे मौसमियात ने इतवार और पीर के रोज़ मेलबर्न में शदीद बारिश की पेशनगोई कर रखी है। इवेंट टेक्निकल कमेटी ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल फैसला कुन बनाने के लिए प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीली कर दी और रिज़र्व डे वाले रोज़ यानी पीर को मैच का नतीजा न आने की सूरत में खेल का इजाफी दौरानिया 2 घंटों से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया। दीजिए अब इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।